मोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर के बारे में बताएंगे। उसमें अलग अलग है आग क्या है, आग कितने रूप में होती है, आग बुझाने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, इसके अलावा ट्रायंगल ऑफ फायर, टेट्राहाइड्रा और कुछ परिभाषा है इस चैप्टर में हम बताएंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा पहला है केमिस्ट्री ऑफ फायर का, आग क्या है। अपन को सबसे पहले समझने के लिए आग क्या है, आग की परिभाषा आना ज़रूरी होती है। आग की परिभाषा क्या है? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है कुछ पदार्थों के आग की परिभाषा क्या है? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है कुछ पदार्थों के समानुपात मिलने पे पैदा होती है, जैसे ईंधन, ऑक्सीजन और ताप। इसमें क्या होता है? आग की परिभाषा क्या होगी? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है कुछ पदार्थों के समानुपात मिलने पे पैदा होती है। उसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, यदि तीनों चीज़ों का समानुपात होगा तो आग लगेगी। इसे समझने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ईंधन, ताप और ऑक्सीजन का समानुपात कैसे होता है। तो आप सबसे पहले लेते हैं ईंधन। ईंधन में क्या होगा कि जैसे हम किसी एक माचिस लेते हैं, माचिस लेने के बाद किसी कपड़े पे ले जाके तुरंत जलाते हैं तो कपड़े पे तुरंत जल जाती है। उसी माचिस की तिल्ली से हम अपने लकड़ी का हार्डबोर्ड उसको जलाएंगे तो नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि उसके लिए ईंधन है परंतु उसका समान तापमान नहीं है। इन तीनों चीज़ों का समानुपात होना ज़रूरी होता है। तो ईंधन किसी चीज़, तीनों चीज़ों का जैसे यदि समानुपात होता नहीं होगा तो आग नहीं लगती। उसी प्रकार हम ऑक्सीजन, कई बार क्या होता है बंद कमरा होता है या कुएं होता है तो उसमें क्या पड़ा रहता है, बहुत दिन होते तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो उसमें एकदम कुछ ले जाके जलाते तो उसमें आग नहीं लगती है। तो उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में यदि ऑक्सीजन की मात्रा 21% से ज़्यादा, 16% से कम, मतलब 21 और 16% के बीच की रेशियो होगी तो आग लगेगी। उसके बीच की रेशियो नहीं रहेगी, इसके बीच की रेशियो नहीं रहेगा, इसके बीच के अंदर, दोनों के बीच के अंदर रहेगी तो आग लगेगी। यदि इससे 21% से ज़्यादा होगी तो अपन ले जाके तिल ले जलाएंगे तो आग नहीं लगेगी। 16% से कम होगी, 16 मतलब 16, 15, 14 तक रहेगी, 12% तक रहेगी। उससे कम, जैसे 16% जैसे कम होगी तो आग नहीं लगेगी। 16% में बहुत कम सामान्य रहती है, आग लगेगी। 12.5 के बाद तो ये आग बिल्कुल बुझ जाती है और 8% में तो बिल्कुल कहीं भी आग नहीं लगती। तो इसके बीच में यदि 16 से 21% के बीच की रेंज रहेगी तो आग लगेगी। तो आग की परिभाषा क्या होगी? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है कुछ पदार्थों के आपस में समानुपात मिलने पे पैदा होती है, जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। यदि तीनों चीज़ों का समानुपात नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। तो आग की परिभाषा क्या होगी? आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है कुछ पदार्थों के समानुपात मिलने पे पैदा होती है, जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। यदि तीनों चीज़ों का समानुपात नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। उसके बाद में हम चलते हैं, इसमें ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों चीज़ आई। तो इसमें ईंधन, अब ईंधन क्या है? ईंधन किस किस रूप में हो सकता है? ईंधन होगा तो उसमें जलने योग्य पदार्थ होना ज़रूरी होता है। जलने योग्य पदार्थ में क्या होगा? ठोस, तरल और गैस। पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, तरल और गैस, तीनों अवस्था में होता है। तो उसमें जलने योग्य पदार्थ होना जरूरी होता है। ठोस रूप में हो सकता है, तरल रूप में और गैस रूप में, तीनों रूप में होगा तो आग लगती है। तो ठोस, तरल, योग्य, इसमें जलने योग्य पदार्थ जैसे कपड़ा, पेपर, जूट, ये थोड़ा ठोस में आ गया। तरल में लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ आ गए, गैस ज्वलनशील गैसें आ गई। तो इन तीनों चीज़ों का यदि समान होगा तो आग लगेगी। उसमें ईंधन में ये होगा, जैसे ईंधन होगा तो क्या? जलने योग्य पदार्थ होना ज़रूरी होता है। फिर नेक्स्ट आता है तो अपना आता है ताप। ईंधन को जलने योग्य स्थिति में गैस रूप तक लाने योग्य गर्मी। अब क्या होता है, कोई जो पदार्थ है, मैंने ईंधन बता दिया, ईंधन ठोस, तरल और गैस रूप में हो सकता। अब इसको जलने योग्य पदार्थ तक गैस रूप में लाने तक उसका तापमान होना ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल मैंने बताया था
एक माचिस की तिल लेते हैं और कपड़े पे जलाते हैं, तुरंत ही आग लग जाती है। उसी प्रकार अपन किसी लकड़ी के हार्ड बोर्ड पे अपन लगाते हैं, जलाते हैं, तो उस पर तिल ले आके जलाएंगे तो आग नहीं लगती। तो उसके लिए क्या हुआ, तो जलने योग्य स्थिति है ना, गैस की स्थिति में वो नहीं आया। जलने योग्य गैस की स्थिति में लाने इसमें गर्मी ताप का होना ज़रूरी होता है। यदि तीनों चीज़ों का यदि इसमें ताप की स्थिति गर्मी के रूप में नहीं आएगी तो आग नहीं लगेगी। तो इसमें क्या, इसकी परिभाषा क्या होगी, ताप मतलब ताप है ईंधन को जलने स्थिति में गैस रूप तक लाने योग्य गर्मी, उसमें गैस की गर्मी तक लाने के लिए योग्य गर्मी होना ज़रूरी होगा तो आग लगेगी। फिर आता है तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हवा में ऑक्सीजन की मात्रा निरंतरता रखने के लिए दहन में सहायक गैस होती है। जैसे अपन एक बंद कमरा लेते हैं और बहुत दिनों का बंद कमरा है, उसमें आग लग गई हो, उसके आग लग गई और उसके दरवाजा खिड़की रोशनदान अपने नहीं खोलते तो अंदर क्या होता, अंदर ही अंदर गैस के रूप में जलता सुलगता रहता है। वो क्या रहेगा, अंदर ही अंदर सुलगेगा। तो अपन क्या होगा, जैसे अपन ने क्या किया, खिड़की खोल दी या दरवाज़ा खोल दिया या रोशनदान तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसमें तोड़ने के बाद में क्या होगी, उसमें गैस जाएगी तो तुरंत क्या होगा, आग उसमें क्या गैस लगातार जाना शुरू हो गई तो आग पकड़ लेगी और आप फ्लेम के रूप में विकराल रूप ले लेगी। तो ऑक्सीजन का हवा का निरंतर जलने रखने के लिए दहन में सहायक गैस होती है। इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। अब क्या हुआ, ये तीन चीज़ हो गई, तो इसके बाद में ये तीन चीज़ हो गई, तो अब इन तीन चीज़ होने के बाद में क्या होता है कि उसमें जैसे ईंधन होगा तो ईंधन से क्या होगा, जलने योग्य पदार्थ होना जरूरी होता है। ठीक है, जलने योग्य पदार्थ होगा तो ईंधन होना जरूरी है। तो ईंधन में जलने वाले पदार्थ ठोस, तरल और गैस रूप में होगा। ताप से क्या होगा, ऊष्मा बढ़ती है, ऊष्मा गर्मी फैलेगी, प्रकाश होगा, तो ये होना ज़रूरी होता है। फिर ऑक्सीजन, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसका भी, ऑक्सीजन का भी होना ज़रूरी होता है। तो आग की परिभाषा क्या होगी, आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, कुछ पदार्थों के समानुपात मिलने पर पैदा होती है, जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन ताप का अलग अलग ये रूप में होता है, ये बताया आपको। फिर बाद में अपन चलते हैं फायर, ट्रायंगल ऑफ फायर। अब क्या होगा, ट्रायंगल ऑफ फायर अधिकांश क्वेश्चन आता है फायर सर्विस में कि ट्रायंगल ऑफ फायर क्या होता है। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों चीज़ों को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर। यदि तीनों चीज़ों को नहीं मिलाएंगे तो इसको ट्रायंगल ऑफ फायर, तीनों चीज़ नहीं मिलेगी तो ट्रायंगल ऑफ फायर नहीं होगा। तो फायर सर्विस में बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर, किसको बोलते हैं, तीनों चीज़, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ फायर या आग का त्रिकोण। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों चीज़ को मिल जाएगी तो उसको बोलेंगे ट्रायंगल ऑफ फायर। नेक्स्ट, आग का ट्राइटेट्राहेड्रन का सिद्धांत। आग का ट्राइटेट्राहेड्रन का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, ट्राइटेट्राहेड्रन का सिद्धांत में क्या होगा कि ट्रायंगल ऑफ फायर में ईंधन, ताप और ऑक्सीजन तीनों चीज़ मिली। तीनों चीज़ मिलने के बाद क्या होता है, एक चौथी चीज़ और मिलती है, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। उसको बोलते हैं उसमें चौथी चीज़ और क्या मिलती है, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो उस चेन रिएक्शन को फायर का आग का ट्राइटेट्राहेड्रन का सिद्धांत भी बोल सकते हैं या चेन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो उस तीनों चीज़ों का मिलना, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन मिल गई, उसमें आगे और प्रक्रिया होती रहती है। उसमें ठोस, तरल और गैस पदार्थ में लगातार वो जलने की, दहन की स्थिति बढ़ती रहती है। उससे क्या हीट उष्मा और बढ़ेगी तो और आग विकराल रूप लेती रहेगी। उस विकराल रूप लेने के लिए उसमें जो तीसरी चीज़ मिलती है, चौथी चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन। तो केमिकल चेन रिएक्शन में क्या हो गया, यहाँ पे हो गया
या तो हो गया ऑक्सीजन या ताप या ईंधन, और चौथी चीज होगी चेन, चौथी चीज होगी चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होगा, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, परंतु उसमें चौथी चीज और मिल गई तो उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। अपने क्या किया, अब टाइट्राइडेशन संधान में क्या होगा, ईंधन है, वहां पे ईंधन है, क्या हो गया, ईंधन है, ऑक्सीजन है, ईंधन भी है वहां पे, ऑक्सीजन है। किसी चीज में आग लग गई हो तो वहां पे ईंधन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ईंधन दोनों वो मिल गया, तो उनका दोनों का समानुपात करना जरूरी है। ईंधन जलने वाली वस्तु और उसमें ऑक्सीजन दोनों का समानुपात हो गया, समानुपात का मिलान हो गया, मिलने के बाद ज्वलनशील जलने वाली प्रतिक्रिया का जारी होना, जो जलने वाली वस्तु है उसकी प्रतिक्रिया और जारी रहती है। उसमें क्या होता है, ईंधन और ऑक्सीजन मिल गया, दोनों चीज़ मिलने के बाद मिलान हो गया, मिलान होने के बाद उसमें हाइड्रोजन के अणु मिल जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु जैसे मिलेंगे तो उनका ज्वलनशील की प्रतिक्रिया लगातार चलती रहेगी, चालू रहेगी, तो उसमें क्या ऊष्मा, मतलब गर्मी और ऊष्मा और मिलेगी और हीट बढ़ेगा, हीट मिलेगा तो वापस ईंधन, जलने वाली वस्तु ईंधन मिलेगी, वापस वहाँ पे वापस ऑक्सीजन मिलेगी, उनका दोनों का समानुपात होगा, वापस मिलान होगा, मिलान होने के बाद ज्वलनशील प्रतिक्रिया का जारी रहना, उसकी जलने वाली वस्तु की प्रतिक्रिया जारी रहेगी तो उसमें ऊष्मा, गर्मी और ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मतलब गर्मी और ऊर्जा और तेज होगी, तो उससे आग विकराल रूप लेती रहेगी। तो जैसे एक मैं नॉर्मल उदाहरण बताता हूँ, एक तेल का टैंक है, तेल का कैन है या लकड़ी का गोदाम है, तो उसमें एक बार छोटे से रूप में आग लग गई, आग वहाँ पे लग गई, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी का ढेर है या कचरे चारे का ढेर है, तो उसमें आग लगी, तो वहाँ पे जलने योग्य पदार्थ क्या मिला, वहाँ पे ऑक्सीजन तो वहाँ मिल गई, और ईंधन मिल गया, ईंधन मिलने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन मिल गई, दोनों वस्तुओं का समानुपात होना जरूरी हो गया। अब क्या होता है, एक छोटी सी बात, समानुपात नहीं होता, जैसे एक बंद कमरा है, इसमें ईंधन है परंतु वहाँ पे बंद कमरा है, बहुत दिन पड़ा है और सब खिड़कियाँ रोशनदार पड़ा है, ईंधन है परंतु वहाँ ऑक्सीजन नहीं, यदि उनका दोनों समानुपात नहीं होता है उसी प्रकार, तो खुले में क्या होगा, ईंधन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों का समानुपात मिलने के साथ में क्या होगा, उनका मिलान होगा, दोनों वस्तुओं का समानुपात मिलान होगा, मिलान होने के साथ जलने वाली प्रतिक्रिया है, जलने वाली प्रतिक्रिया का जारी रहना, जो जलने वाली वस्तु है उसमें अपन कुछ पानी नहीं डालते, कूलिंग मतलब कुछ भी नहीं डालते, तो उसकी प्रतिक्रिया चालू रहती है। जैसे ही उसकी प्रतिक्रिया चालू रहेगी तो उसमें क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी, ऊष्मा मिलने के साथ में ऊर्जा और हीट दोनों मिलेगी, गर्मी होगी, प्रकाश होगा, वही वापस प्रक्रिया, वही लगातार केमिकल चारों प्रक्रिया से चालू रहती है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं केमिकल चेन रिएक्शन या टाइट्राहाइड्रेशन का सिद्धांत। तो हमारे फायर सर्विस में टाइट्राहाइड्रेशन का सिद्धांत क्या होगा, ईंधन ताप दोनों चीज़ मिला, उनका दोनों का समानुपात मिलान हुआ, समानुपात फिर उनका मिलान हुआ, मिलने वाली ज्वलनशील उस प्रक्रिया को चालू रखती है, चालू रखने के साथ चालू होगी तो उसमें लगातार आग बढ़ती रहेगी, तो उसमें ऊष्मा होगी, हीट होगा, तापमान होगा और उधर वापस जाएगी। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के अणु 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 जैसे हाइड्रोजन अणु टूटते रहेंगे और बढ़ती रहेगी, आग विकराल रूप लेती रहेगी। तो ये टाइट्राहाइड्रेशन का सिद्धांत हुआ। मैंने ये बता दिया, इसके रूप में ऑक्सीजन, ताप और ईंधन और चौथी चीज़ मिल जाती है, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन तोड़ने के लिए हम फायर सर्विस में क्या बोलते हैं, एक छोटे से इसमें चेन रिएक्शन तोड़ने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, कभी आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है कि केमिकल चेन रिएक्शन तोड़ने के लिए आप कौन सा उपकरण या क्या यूज़ करोगे, तो उसमें होता है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर।
डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उसमें यूज़ करते हैं। कोई क्वेश्चन कई बार आता है केमिकल चेन रिएक्शन तोड़ने के लिए क्या होता है फायर सोर्स में सबसे, तो उसमें होता है डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, उसको तोड़ के उसकी आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कि आग हमने बताया था कि टाटा हाइटा का सिद्धांत, टाटा हाइटा के सिद्धांत के बाद में हम चलते हैं आग बुझाने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, आग बुझाने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, पद्धति यूज़ करते हैं। हम आग बुझाने के लिए 4 पद्धति यूज़ करते हैं। पहला होता है आग बुझाने की पद्धति। आग बुझाने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, आग फैलने से रोकने के तरीके क्या क्या है, या ये भी आ जाता है आग बुझाने की पद्धति भी आ जाती है, आग फैलने के रोकने के तरीके हैं। आग फैलने से रोकने के तरीके हैं, तो ये दोनों हो सकता है। तो आग बुझाने के लिए पद्धति या आग फैलने से रोकने के लिए हम 4 पद्धति यूज़ करते हैं। पहला होता है स्टारवेशन, दूसरा है स्मूथरिंग, तीसरा होता है कूलिंग, चौथा है बीटिंग। आग बुझाने के लिए हम 4 पद्धति यूज़ करते हैं, स्टारवेशन, स्मूथरिंग, कूलिंग एंड बीटिंग पद्धति। तो आग बुझाने के लिए जो आग बुझाने या आग को रोकने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं, स्टारवेशन, स्मूथरिंग, कूलिंग एंड बीटिंग पद्धति हम यूज़ करते हैं। तो अब इन पद्धति से यूज़ करने के बाद में हमें आग बुझाने के लिए स्टारवेशन में क्या होता है, स्टारवेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को भूख मारना। स्टारवेशन में क्या होगा, भूख मारना। क्या होगा, भूख मारना। भूख मारने का मतलब स्टारवेशन में भूख कैसे मारते हैं, किसी एक बंद कमरा है या कमरा है तो, या कहीं खुला गोदाम है या कहीं भी आग लग गई हो, किसी चीज़ में आग लग गई हो, तो अपन देखते हैं कि एक साथ तो सभी में पूरे में लगती नहीं है वस्तु, किसी में वस्तु में आग लगती नहीं। अपन क्या करते हैं, जो कई बार क्या होता है, जो जलने वाली वस्तु होती है, जो जल रही है उसको जलने देते हैं, उसके आसपास की जो जितनी वस्तु होती है, जो पदार्थ होते हैं या धातु जो भी हो गया, अपने जलने वाली वस्तु को जलने देते हैं और दूसरी वस्तु होती है उसको वहाँ से हटाना शुरू कर देते हैं। वहाँ क्या करेंगे, अपन हटाना शुरू कर देंगे। जैसे जलने वाली वस्तु जलने दो और दूसरी वस्तु को वहाँ से हटा दो। जैसे क्या होगा, जैसे मान लो एक खुला मैदान है, कहीं फर्नीचर या कहीं गोदाम में आग लग गई, तो क्या करते हैं, जो देख रहे हैं इस रूम में लगी है तो उस रूम को तो जलने दो, दूसरा रूम होता है उसकी वस्तु को फटाफट अपने यहाँ से खाली कर देते हैं। तो खाली करेंगे, जो जलने वाली वस्तु जलेगी, जल के क्या हो गई, राख हो गई, परंतु वहाँ पे क्या होगा, उसको जलने के लिए ईंधन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, ईंधन नहीं मिलेगा, तो आग बुझ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, स्टारवेशन में क्या होगा, भूख मारना। उसको क्या हो गया, भूख मरेगी, क्या ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, ताप भी है, परंतु क्या चीज़ नहीं मिल रही है वहाँ पे, जलने वाली वस्तु वहाँ नहीं मिल रही, तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। तो इसमें क्या हो, भूख मारना, उस वस्तु को, उस चीज़ को वहाँ पे भूख मार दिया, उस वस्तु नहीं मिली तो आग अपना स्वतः ही बुझ जाएगी। या कई बार क्या होता है, बड़े गोदाम में आग लग गई हो तो वहाँ पे हीट की तापमान की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है, तापमान ज़्यादा हो जाता है। अब ज़्यादा हो गया तापमान, तो अब एक दूसरी वस्तु को भी अलग, वहाँ से जो जलने वाली वस्तु को वहाँ पे उसको भी हटा नहीं सकते, तो क्या करते हैं अपन, उस वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं।
तो क्या होगा, बाढ़ टुकड़े में डिवाइडेड हो जाएगा। डिवाइडेड होगा तो आस पास का जो गोदाम है या पास की जो कोई चीज़ रूम है, कहीं कुछ भी हो सकता है, तो उस जगह पे वहाँ पे आग नहीं लगेगी। तो आग क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाए तो वहाँ हीट दूसरी जगह नहीं जाएगी, तो वो अपना दूसरी चीज़ें वहाँ से वस्तु नहीं मिलेगी, वहाँ भूख मर जाएगी, तो अपना सोते ही आग बुझ जाएगी। तो स्टारवेशन में क्या होगा, एक किसी चीज़ को भूख मारना होता है, उसको भूख मारने के लिए ईंधन की मात्रा ख़त्म करनी होती है। दूसरा क्या होगा, उसकी गर्मी जो आग की है ना, वो गर्मी ताप कम हो जाएगा तो भी उसमें जलने वाला ईंधन मिलना कम हो जाएगा, सोते आग बुझ जाएगी। या छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विभाजित कर लेंगे तो आग बुझ जाएगी। तो स्टारवेशन पद्धति में क्या होगा, भूख मारना होता है। दूसरा होता है दूसरा क्या होगा, स्टारवेशन के बाद में आता है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है दम घोटना। किसी चीज़ का दम घोटना होता है। स्मूदरिंग मतलब होता है दम घोटना। किसी चीज़ जो वस्तु होती है, किसी उस चीज़ का क्या होगा, दम घोटेंगे। दम घोटेगा तो आग बुझ जाएगी। इससे क्या होता है, एक छोटा सा उदाहरण के लिए, किसी मानव शरीर या मानव आत्महत्या कर रहा हो, क्या हुआ, आत्महत्या कर रहा हो, तो अपन क्या होता है, अपने पास क्या दिमाग में क्या आता है कि एक मोटा कंबल लिया, उस पर तुरंत डाल दिया। क्या होगा, मोटा कंबल लिया, उस पर तुरंत डाल दिया, तो डालते क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जलने वाला है, जलने वाली वस्तु भी है, ताप भी है, परंतु क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कटअप होगी। तो कटअप होते ही वहाँ क्या होगा, उसका दम घुटेगा। दम घुटने के साथ ही वो आग बुझ जाएगी। जैसे कई बार देखा होगा कि एलपीजी सिलेंडर होता है, उसमें आग लग जाती है। क्या होगा, एलपीजी सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है। तो क्या होता है, कोई तेज़ दिमाग या मतलब थोड़ा साहसी होता है तो क्या करता है, तो उसमें मोटा कंबल लिया, वो तुरंत उसको चारों तरफ से लपेट देता। लपेटने के साथ क्या होगा, सिलेंडर में जो पे ईंधन भी है, ताप भी है, परंतु क्या नहीं मिला, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कटअप होगी। ऑक्सीजन की मात्रा कटअप हुई, सबते ही आग बुझ जाएगी। उसमें क्या होगा, उस वस्तु का दम घुट गया। दम घुटने के साथ ही आग बुझ जाएगी। आप ये तो एक छोटे छोटे उदाहरण है। यदि बड़े रूप में ले लेते हैं तो हम उसमें फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम होता है, उसको यूज़ करते हैं। तो फोम कैसे बनता है, फोम होता है हवा के बुलबुलों का। हवा के बुलबुले या झाग के रूप में जो होता है वो फोम होता है, जो उसको ब्लैंकेटिंग ढक देता है और आग को बुझा देता है। तो उस फोम के हवा के बुलबुलों से आग को उसको बुझा सकते हैं। तो स्मूथरिंग मेथड में क्या होगा, उस चीज़ का दम घोटेंगे, दम घोटेंगे तो आग सबते ही बुझ जाएगी। फिर आता है तीसरा, आता है कूलिंग। कूलिंग पद्धति से, कूलिंग मतलब ठंडा करना। ठंडा करना, किसी चीज़ को तुरंत ठंडा कर दिया। ठंडा करने के मतलब क्या होगा, कहीं आग लगी है तो आग लगने के बाद में क्या करता है, अपने पास आसपास में क्या बाल्टी होती, पानी होता है, उस पर डाल देते हैं। डाला छोटे रूप में डाला, तुरंत बुझ जाती है। जो फायर टीम भी आती है तो वो क्या करती है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखती है और उसके बाद तुरंत पानी डाला, पानी डाल के उसको कूलिंग कर दिया, ठंडा कर दिया तो आग बुझ जाती है। तो वहाँ पे ठंडा करने का मतलब हो गया, ईंधन है परंतु ऑक्सीजन भी है, परंतु उसको क्या होगा, ताप नहीं मिलेगा। उस चीज़ का ताप खत्म हो जाएगा, हीट खत्म हो जाएगी, आग सबते ही बुझेगी। तो उस किसी चीज़ को ठंडा करना, ठंडा करने से आग बुझाते हैं, तो उसमें बोलते हैं कूलिंग पद्धति। ठीक है। फिर आता है बीटिंग पद्धति। बीटिंग पद्धति में क्या होता है, आग बुझाने के लिए जो चौथी पद्धति होती है बीटिंग पद्धति। कई बार देखा होगा, एक जंगल होता है, जंगलों में बड़ा विकराल रूप ले लेती है, तो अपन क्या कर देते हैं, जंगल में या कहीं खाली मैदान होता है, उसमें आग चारों तरफ पूरे दिन फैल गई। अब गाड़ी से ले जाके या पानी मार के तो उसको बुझाने के लिए बहुत समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसके साथ में आसपास की और एरिया को ले लेगा। तो फिर ग्रामीण क्षेत्र में क्या, गांव के लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, नीम की डाली ली या पीपल की डाली ली या किसी पेड़ की डाली ली और उसको पीटना शुरू कर देते हैं। पीट के बुझाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बीटिंग पद्धति। बीटिंग पद्धति में होता है पीट
पीट कर बुझाना। क्या होगा, उसको पीट पीट कर बुझाएंगे, उसको बोलेंगे बीटिंग पद्धति। किसी चीज़ को पीट पीट के बुझाते हैं तो बीटिंग पद्धति। फायर सर्विस में क्या होता है, फायर बीटर होता है। फायर बीटर कैसा होता है, एक लंबे लोहे का बांस होता है, इसके आगे लोहे की एक जालीनुमा इस टाइप का बना होता है। तो उसको क्या होगा, बांस से पकड़ लेगा पीछे और उससे जाके पीटेगा, कंटिन्यू मात्रा में उसको पीटेगा। पीटने से क्या होगा, पीट पीट के उसको बुझा देगा, तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। तो उसको बोलते हैं बीटिंग पद्धति से भी आग को बुझा सकते हैं। ये हो गया हमारा आग बुझाने के लिए हम 3 पद्धति यूज़ करते हैं, स्टारवेशन, स्मूदरिंग, कूलिंग एंड बीटिंग पद्धति। इससे हम आग को बुझा सकते हैं। तो आग को बुझाने के साथ में अब हम कोण के आधार पे समझाते हैं। तो इसमें कैसे हो, क्या होगा, मतलब एक त्रिभुज बना के आपको समझाता हूँ। तो कैसे होता है, तो एक ये त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, आग लगने के लिए तीनों चीज़ चाहिए, ईंधन, ताप ऑक्सीजन। क्या चाहिए आग जलने के लिए, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। अब क्या होता है, मैं बोलता हूँ स्टारवेशन में क्या करना पड़ता है। ये तो तीनों रूप हो गई। स्टारवेशन में क्या करेंगे, स्टारवेशन में मान लो यहाँ पे ताप है, ईंधन है, और तीसरी चीज़ क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो हम इस प्रकार के आग बुझाएंगे। तो इसमें कौन सी पद्धति आएगी, ईंधन है, ताप है, पर ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हमने कटअप कर दी। तो इसमें कौन सा मेथड आएगा, स्मूदरिंग। क्या हो जाएगा, स्मूदरिंग मेथड से आग बुझ गई। क्या वहाँ पे जलने वाली वस्तु भी है, ईंधन भी है, परंतु ऑक्सीजन नहीं है, तो उसमें आग बुझ जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर आग लग गई। तो आग लगने के साथ में हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर रूम में गए और तुरंत CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चला दिया। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर चलाने के साथ ही कंप्यूटर में आग बुझ गई। तो हम इसको किस मेथड से आग बुझाएं, तो इसमें होगा, एक क्वेश्चन आ जाए, किसी कंप्यूटर रूम में गए और तुरंत CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर चलाया और आग बुझा दी। वहाँ पे क्या है, ईंधन तो है, जलने वाली वस्तु भी है, वहाँ पे ताप भी है, परंतु क्या होगा, CO2 मार दिया। CO2 मारते क्या हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा कटअप हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा कटअप हुई तो तुरंत ही आग बुझ गई। तो आग बुझाने के लिए हम जो स्मूथरिंग मेथड में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कटअप कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, किसी LPG सिलेंडर के अंदर आग लग जाती है, तो अपने आसपास में कुछ चीज़ नहीं पड़ी, वहाँ पे एक CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिया और उसमें मैंने तुरंत मार दिया। अपने पास कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तुरंत मार दिया। तुरंत मारा, क्या होगा, तो वहाँ पे ताप भी है, ईंधन भी है, परंतु वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से क्या होगी, वो आग, ऑक्सीजन की मात्रा कटअप होगी, तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, सॉरी, इससे 1 मिनट तो मैं एक थोड़ी हवा की संरचना बता देता हूँ, उससे थोड़ा आपको इजी समझ में आ जाएगा। हवा की संरचना क्या होती है, हमारे वातावरण में उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, O2, CO2, अदर गैस है। हमारे वातावरण क्या होती है, नाइट्रोजन होती है 79.04, 20.93, 0.02
0.025, अदर गैसें होती है 0.005। इसका टोटल करते हैं तो ये 5 करें, 10 ऊपर 1, 4 1 5 6 7 8 9 10, एक किया 10, 9 और 1 10 हो गया, इधर किया 9 और 1 10 हो गया, 7 2 9 और 1 किया तो 10 हो गया। तो इसमें 100% आ गया, 100% आ गया। तो इसका मतलब हो गया हमारे वातावरण में हवा की संरचना करते हैं, नाइट्रोजन है 79.04, ऑक्सीजन है 20.93, CO2 होती है 0.025, अदर गैसें होती है 0.05। अब मैं स्मूथनिंग मेथड बता रहा था, उसमें कितनी मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। तो मैंने बताया था 21% से ज़्यादा तो उसमें आग नहीं लगेगी, और 16% मतलब 16% या 16% से कम, 16% तक रह गया, 16% जैसे से कम होगा आग नहीं लगेगी। इसके बीच की रेंज में होगी तो आग लग जाएगी। तो आग लगने के लिए क्या होगा, 16% से ज़्यादा और 21% से ज़्यादा नहीं होना, ज़्यादा होगी तो आग नहीं लगेगी, और 16% से कम होगी तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। यदि इसके बीच की रेंज है तो आग लग जाएगी। तो आपको बता रहा था मैं स्मूथनिंग मेथड बता रहा था। स्मूथनिंग मेथड में क्या होगा, ईंधन है और ताप है और ऑक्सीजन। तो मैंने जैसे ही इस कंप्यूटर रूम में या किसी एलपीजी सिलेंडर में आग लगी, उसमें तुरंत डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मारा, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मारा। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मारने का मतलब हो गया जो हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा थी 16% से कम हो गई, मतलब वहाँ पे 16% मतलब से कम हो गई तो आग बुझ जाएगी। तो अपन CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर उसी जगह मार सकते हैं जहाँ बंद कमरा हो। क्या हो, बंद कमरा हो। खुले में अपन नहीं मार सकते। खुले में इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि यदि इसमें CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मारेंगे तो वहाँ पे खुले में मारेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा को वो कटअप कम नहीं कर पाएगा और वो उसके साथ ही फैल जाएगी। तो इसके बंद कमरे में ही इसको मार सकते हैं। तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मारा और तुरंत आग बुझा दी। या तीसरा ये होता है कि हमारे पास फोम बनाना होता है। फोम सॉल्यूशन आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें बताऊंगा फोम कैसे बनता है, फोम सॉल्यूशन क्या होता है। तो फोम सॉल्यूशन क्या होता है, एक फोम किस टाइप का होता है ये बता देता हूँ। फोम क्या होता है, एक बाल्टी लेते हैं, बाल्टी लेने के साथ उसमें टप है, टप में सरफ डालते हैं और पानी डाल दिया और सरफ डाल दिया, अपने वॉशिंग पाउडर डाल दिया, उसमें वॉशिंग पाउडर डाला और उससे हाथ से हिलाते हैं। हाथ से हिलाने के साथ क्या होगा, उसमें झाग बनेगा। तो हवा का बुलबुलों का जो झाग बनेगा वो उससे मारा और तुरंत ही बुझ जाती है, मतलब उसके झाग हो जाएगा तो बुझ। अब झाग की आवश्यकता क्यों होती है, ये होता है कि जब भी लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ की आग लगती है या बड़ा विकराल रूप में होती है स्मूथनिंग मेथड में, तो उसमें क्या होता है, पानी लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ से हल्का होता है, पानी भारी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे पानी की घनत्व ग्रेविटी 1 होती है और उसकी होती है 0.9 होती है। तो इनकी कम होगी तो पानी नीचे बैठ जाएगा, लिक्विड पेट्रोलियम पदार्थ ऊपर फैल जाएगा। तो आग जैसे इसमें पानी मारा तो आग उल्टा विकराल रूप ले लेगी। तो उस जगह अपन फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मार के उसको बुझाते हैं। तो उसमें कौन सा मेथड हो गया, स्मूथनिंग मेथड से हम बुझा दिया। तो ईंधन है, ताप है, परंतु वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कटअप कर दी तो आग बुझ गई। तो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई चीज़ में ऑक्सीजन की मात्रा जैसे कटअप होती है तो कौन सा मेथड आता है, उसमें स्मूथनिंग मेथड आता है। अब आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, O2 है, ताप। तीसरी चीज़ क्या होगी, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन है, ताप है, परंतु तीसरी चीज़ क्या होगी, जलने वाली वस्तु वहाँ से हटा दी। तीसरी चीज़ क्या होगी, जलने वाली वस्तु वहाँ से हटा दी। और ऑक्सीजन है, ताप भी है, परंतु मैंने जलने वाली वस्तु वहाँ से हटा दी तो वो आग बुझ जाएगी।
तो उस आग बुझाने के लिए वहाँ पे क्या मैंने ईंधन हटा दिया तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, स्टारवेशन पद्धति आती है। स्टारवेशन पद्धति में किसी गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो अपन क्या करते हैं, उसकी सप्लाई को काट देते हैं। सप्लाई काटी तो ताप भी और ऑक्सीजन है, परंतु वहाँ पे ईंधन को की सप्लाई वहाँ से काट दी तो वहाँ पे आग लग बुझ जाती है। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े प्लांटों में, ट्रांसफार्मर में बड़े बड़े प्लांट होते हैं, उसमें किसी गैस पाइपलाइन में आग लग जाती है। तो पाइपलाइन में लगने के बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन वहाँ पर रहता ही, उसको तो हम काट नहीं सकते। ताप ठंडा करेंगे तो भी वो क्या प्रेशराइज होती है तो उसमें आग बुझ नहीं पाएगी, परंतु उसकी लाइन को दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं। लाइन को डाइवर्ट किया तो ईंधन वहाँ से जलने वाली वस्तु का ईंधन वहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ आग बुझ गई। तो इसमें कौन सी पद्धति में आ जाएगा, स्टारवेशन पद्धति में आ जाएगा। या किसी कमरे के अंदर फर्नीचर या किसी गोदाम के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, जलने वाली वस्तु को जलने देते हैं और अदर वस्तु को वहाँ से हटा देते हैं तुरंत ही, तो आग बुझ जाती है। तो उस पद्धति को बोलते हैं हम स्टारवेशन पद्धति। तो आग बुझाने के लिए हम दूसरा कोण होता है, कोण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ईंधन को वहाँ से जैसे हटाएंगे तो क्या होगा, ताप रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, परंतु ईंधन नहीं रहेगा तो आग बुझ जाएगी। तो इसमें कौन सी पद्धति आएगी, स्टारवेशन पद्धति आएगी। अब इसके बाद में आता है कूलिंग पद्धति। कूलिंग में क्या होगा, ठंडा कर दिया, किसी चीज़ का क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने ईंधन रख दिया, वहाँ पे क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, परंतु मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, ताप को हटा दिया। ताप हटाया तो क्या होगा, कूलिंग हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। कहीं आपको मैंने पहले बताया था कूलिंग का, ताप को हटा देते हैं तो तुरंत ही कूलिंग पद्धति से आग को बुझा सकते हैं। फिर बाद में हमने चौथी चीज़ बताई थी बेटिंग पद्धति, उससे आग को हम बुझा सकते हैं। तो हम त्रिभुज के द्वारा भी हम आपको बता सकते हैं कि आग बुझाने के लिए, आग को फैलने से रोकने के लिए हम कौन कौन सी पद्धति यूज़ करते हैं। ये था हमारा आग फैलने या रोकने के तरीके। उसके बाद में हम चलते हैं आग के रूप। आग के रूप, आग दो रूप में होती है। पहला होता है फ्लेम के रूप में, जो फ्लेम जो ज़्यादा तीव्र होता है उसके फ्लेम के रूप में। एक होता है स्मोल्डरिंग रूप में, स्मोल्डरिंग कम्बशन बोलते हैं, और एक फ्लेम कम्बशन बोलते हैं। फ्लेम कम्बशन का मतलब होता है फ्लेम के रूप में होती है, और स्मोल्डरिंग कम्बशन मतलब लो के रूप में, छोटे छोटे रूप में जो आग लगती है उसको स्मोल्डरिंग कम्बशन बोलते हैं। तो आग जो लपटों के रूप में निकलती रहती है तो इसको बोलते हैं लो या लपटों के रूप में निकलती है। पहला होता है लपटों के रूप में, दूसरा लो के रूप में, लो मतलब धीमे रूप में। तो उसमें जैसे लपटे के रूप में तरल पदार्थ या गैस पदार्थ में जब भी आग लग जाती है तो उस रूप में जो लपटों के रूप में निकलती रहती है, तेज फ्लेम के रूप में निकलती है, उसको बोलते हैं
लपटों के रूप में, या फ्लेम कंबशन बोलते हैं, फ्लेम कंबशन बोलते हैं। और जो छोटे रूप में या लो के रूप में, छोटे रूप में निकलती है तो उसको बोलते हैं स्मोल्डरिंग कंबशन बोलते हैं। ये आग दो रूप से, मुख्य रूप से अपन को दिखाई देती है। फिर बाद में आग तो ये दो रूप में हो गया। इसके बाद में अपन एक सवतेई प्रज्वलित होती है, उसको क्या बोलते हैं, सवतेई प्रज्वलित। सवतेई प्रज्वलित होने वाली, इसमें क्या होता है, जब ये आग लग जाती है तो किसी, आपने देखा होगा सवतेई प्रज्वलित कैसे होती है, जैसे 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, जैसे सवतेई प्रज्वलित में क्या होता है, जब भी इस रूप में आग लग जाती है तो क्या होता है कि एक, इसका उदाहरण समझाता हूँ कि एक कांच होता है, गर्मियों के टाइम में आपने देखा होगा कांच होता है, कांच कचरा, मोटा कचरा वचरा पड़ा रहता है, और उस कांच से सूर्य की किरणें की जो फ्लेम है, रिफ्लेक्ट है, उसमें सीधा गिरता है। जैसे सीधा गिरेगा तो कांच क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के साथ में जो पास में रखा हुआ कचरा या पेपर या कपड़ा जिसमें होगा, उसमें हल्का हल्का हिट जाएगी, गर्मी होगी, तो क्या होगा, धीमे धीमे रूप में होगा, तो उसमें आग लग जाती है। तो उसमें क्या, पहले क्या, सबसे पहले क्या होता, आंखों से तो वो दिखाई नहीं देता है, क्या होगा, उसमें पहला रूप होगा आंखों से दिखाई नहीं देगा। फिर क्या होगा, जैसे आंखों से नहीं दिखाई देगा, फिर बाद में क्या होगा, धुआं पैदा होगा। क्या होगा, धुआं पैदा होगा। जैसे उसमें पहले तो आंखों से नहीं दिखाई दिया, फिर उसमें धुआं पैदा हो गया, धुआं पैदा हुआ, धुआं पैदा होने के साथ में क्या होगा, तीसरा रूप होगा, धुआं पैदा हुआ, फिर एकदम फ्लेम के रूप में निकलना शुरू हो जाएगा। तीसरा रूप में क्या हो जाएगा, फ्लेम के रूप में निकलना। अब पूरा जल गया, जलने के बाद में क्या बच जाती है, वहाँ पे हीट या ऊष्मा बच जाती है। तो आग सवतेई प्रज्वलित होने वाले 4 रूप हैं। पहला होता है, पहला है आंखों से नहीं देख, आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा होता है धुआं पैदा होता रहेगा, होता है। तीसरा होता है फ्लेम, चौथा होता है ताप, या लास्ट में गर्मी। जो आग सवतेई प्रज्वलित होने वाली अवस्था क्या होती है, आंखों से नहीं दिखाई देता है, धुआं होगा, फ्लेम होगा और ताप होगा। तो मैंने पहले मैंने बताया था, आग 2 रूप में बताया था मैंने, जो अपन जलाते हैं तो उसमें एक तो जैसे अपन जलाते हैं तो उसमें एक फ्लेम के रूप में होता है, एक स्लो स्मोल्डरिंग मेथड में होता है, उस रूप में होता है। फिर बाद में सवतेई प्रज्वलित होने वाली क्या होता है, पहले आंखों से दिखाई नहीं देती है, फिर बाद में धुआं पैदा होगा, फिर उसमें धुआं पैदा होगा तो उसके बाद साथ में फ्लेम पैदा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम पैदा होगा तो उसके साथ में गर्मी होना शुरू हो जाएगी। लास्ट में क्या बचता है, गर्मी होगी। गर्मी होगी तो आग लग जाएगी और आग बुझ जाएगी। तो आग के रूप में मैंने बताए थे, आग 4 रूप में होती है, ठीक है।